हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जेएमएस कंपटीशन क्लासेस में। रोज की तरह आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1 और 2 नवंबर का करंट अफेयर। तो इसके पहले मैंने अक्टूबर महीने के सारे करंट अफेयर की क्लास को समाप्त कर दिया है, जो कि चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। और यदि आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। और आज की जो क्लास होने वाली है, रोज की तरह काफी महत्वपूर्ण क्लास आज की भी क्लास है। और अब हम लोग क्या करेंगे, डेली नवंबर का जो करंट है, जो भी छूटा है, वो हम क्या करेंगे, एक एक दो दो दिन का करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, अभी हम कुछ दिन पीछे हैं नवंबर में। और आज की जो क्लास है, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और आज भी आप लोगों को काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो इसरो से है। ठीक है, किससे है? इसरो से है। और इसरो के बारे में सभी लोग काफी अच्छे से पढ़ते हो, क्योंकि इसरो वर्ष 2024 में जो भी मिशन छोड़ा है वो काफी सक्सेसफुल मिशन रहे हैं। ठीक है, जिसके कारण हमारी जो मिनिस्ट्री है, कैबिनेट मिनिस्ट्री है, इसके लिए बजट पेश कर दिया है कि आप अपना क्या करो, आगे के मिशन को जारी रखो। ठीक है, आगे के मिशन को जारी रखो। और पैसा वगैरह भी पास कर दिया। ठीक है, तो इसरो 2024 में जितने भी मिशन छोड़ता है, वो चाहे चंद्रयान 3 का मिशन हो या फिर और जो भी छोटे छोटे मिशन छोड़े हैं, वो सारे क्या होते हैं, सक्सेसफुल रहते हैं। ठीक है, तो इसरो के बारे में आज हमें पढ़ना है। ठीक है, इसरो की बात करते हैं तो देखो, कैबिनेट ने क्या बोला है कि चंद्रयान 3 क्या होता है, सक्सेसफुली हो जाता है। ठीक है, अब क्या करो, अब आप लोग चंद्रयान 4 की तैयारी करो। किसकी तैयारी करो? चंद्रयान 4 की तैयारी करो। आपके लिए क्या करते हैं, ये जो मिनिस्ट्री है, कैबिनेट मिनिस्ट्री है, ये क्या करती है, पैसा वगैरह सब पास कर देती है। और फिर इसरो घोषणा कर देता है कि हम क्या करेंगे, वर्ष 2028 तक क्या करेंगे, चंद्रयान 4 को लॉन्च करेंगे। ठीक है, चंद्रयान 3 आपको पता है 14 जुलाई को छोड़ा जाता है और 23 अगस्त को पहुंचता है। ठीक है, कब पहुंचता है? 23 अगस्त को। इसी को देखते हुए आपको पढ़ाया गया होगा गगनयान मिशन के बारे में। ठीक है, इसके मिशन के बारे में, गगनयान मिशन के बारे में पढ़ाया गया होगा आपको। ठीक है, गगनयान मिशन क्या है? ये एक प्रकार का मून मिशन है। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का मून मिशन है। और इसके 2-3 प्रोटोटाइप पहले भेजे जाएंगे, उसके बाद जो रियल गगनयान मिशन भेजा जाएगा वो लगभग 2040 के करीब भेजा जाएगा, जिसमें 4 क्या हो जाएंगे, क्रू मेंबर जाएंगे। ठीक है, इसका नाम क्या है, गगनयान मिशन है। इसे लिख लो आप लोग, गगनयान मिशन। गगनयान जो मिशन है, गगनयान मिशन, ये क्या है, ये एक मैन मून मिशन है। ठीक है, ये क्या है, ये इसरो का एक मैन मून मिशन है। मैन मून मिशन है, जिसके तहत क्या होंगे, 4 एस्ट्रोनॉट। ठीक है, 4 जो अंतरिक्ष यात्री, जिन्हें एस्ट्रोनॉट बोलते हो आप लोग। 4 एस्ट्रोनॉट कहां पर जाएंगे, 4 एस्ट्रोनॉट चंद्रमा पर जाएंगे। ठीक है, कहां पर जाएंगे, चंद्रमा पर जाएंगे। चंद्रमा पर जाएंगे, लेकिन कब तक जाएंगे, ये जाएंगे 2040 तक, अभी तक नहीं जा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है नासा की तरह। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इस गगनयान का डमी भेजेंगे। ठीक है, क्या भेजेंगे, डमी भेजेंगे। और इस डमी में भी हम लोग किसको भेजेंगे, व्योममित्र को भेजेंगे। ठीक है, व्योममित्र एक हमारा रोबोट है, इसे हम क्या करेंगे, इसे भेजेंगे, ताकि देखेंगे और कि क्या समस्याएं होती है, आने जाने में क्या समस्याएं होती है, तो उन्हें ये सुधार कर वर्ष 2040 में क्या करेंगे, रियल आदमी को क्या करेंगे, इसमें भेजेंगे गगनयान मिशन में। ठीक है, तो इसी गगनयान मिशन को देखते हुए एक जगह चुनी गई है। इसी क्वेश्चन में, आज इस क्वेश्चन में आपको इसी को बताना है। ठीक है, कि वहां पर जो एस्ट्रोनॉट जाएंगे, ऐसा पृथ्वी पर कहां पर वातावरण है जो कि मंगल, या फिर कहां पर जाना है, चंद्रमा पर जाना है। ठीक है, चंद्रमा पे जाना है, तो ऐसा कौन सी जगह है पृथ्वी पर, कहां पर है, भारत में। ठीक है, किसी दूसरी जगह नहीं, भारत में उसी तरीके का एनवायरमेंट, उसी तरीके की जगह इसरो ने ढूंढा है। और वहां पर क्या करेंगे, वहां पर ये एस्ट्रोनॉट को भेजेंगे और देखेंगे यहाँ पर कि किस तरीके की समस्याएं उत्पन्न होती है। ठीक है, तो चंद्रमा की सतह आपको पता है काफी ठंडी भी है और काफी पथरीली भी है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो इसरो है, इसकी पहले क्या कर रहा है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहा है। और इस मिशन का इन्होंने नाम रखा है एनालॉग मिशन। ठीक है, क्या रखा है, एनालॉग मिशन नाम याद रखा है। और यहाँ पर ये क्या करेगा, एस्ट्रोनॉट होते हैं, इन्हें क्या करेगा,
प्रैक्टिस करवाएगा कि कैसे आपको रहना है इस तरीके के इन्वायरमेंट में, कैसे आपको जो भी समस्या आती है उसको कैसे फेस करना है। इसलिए ये मिशन को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये श्रीहरिकोटा से किया है या बेंगलुरु से किया, लद्दाख में किया है। ठीक है, आप लोग बताओ कि जो चंद्रमा की तरह इन्वायरमेंट या चंद्रमा की तरह जो भी सतह वगैरह है वो कहां पर होंगी, बेंगलुरु में होंगी, श्रीहरिकोटा में होंगी या चांदीपुर में। हाँ, आपने सही बताया, लद्दाख में। ठीक हो, देखो लद्दाख क्या एक पर्वतीय एरिया, पहाड़ी एरिया है। ठीक है, और वहां का जो इन्वायरमेंट है काफी ठंडा भी है, तो इसलिए इसरो ने किसे चूज किया है, लेह और लद्दाख को चूज किया है। ठीक है, और बेंगलुरु श्रीहरिकोटा, इसके बारे में आपने सुना होगा कि श्रीहरिकोटा से जो चंद्रयान 3 है, ठीक है, सतीश धवन से छोड़ा गया था। जो श्रीहरिकोटा वगैरह है ये कहां पर है, इसका नाम अदर जो नाम है वो है सतीश धवन अंतरिक्ष स्पेस, क्या नाम है इसका, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र नाम है। ठीक है, और बात करते हैं चांदीपुर की, तो ये सब उड़ीसा में है, बेंगलुरु आपको पता है यहाँ पर इसरो का हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो ये जो मिशन लॉन्च किया गया है कहां किया गया है, लेह और लद्दाख से किया गया। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, अभी हमने बताया, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, जो भी जीवन की चुनौतियों का सामना करना है। ठीक है, चंद्रमा पर अगर जाएंगे तो उन्हें जो भी समस्या होंगी वो पहले यहाँ पर क्या कर ले रहे हैं, प्रैक्टिस कर ले रहे हैं। ठीक है, जो भी वातावरण वगैरह है अंतरिक्ष का या फिर जहां पर जाएंगे, एंड ये वातावरण कहां पर है, लद्दाख में है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये भी जो भी चीजें हमने बताई है वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। ठीक है, आप इसे क्या करना, घर पे पढ़ लेना। ये है एनालॉग मिशन, इसरो का पहला एनालॉग मिशन नाम है। और बात करते हो थोड़ा सा और, तो इसरो के बारे में आपको पता है, इसरो की कुछ जो मुख्य मिशन है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, इसरो ने कुछ समय पहले 2023 में सूर्य का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन छोड़ा था। ठीक है, सूर्य का अध्ययन करने के लिए एक मिशन छोड़ा था, इसका नाम आपको बताना है। ठीक है, और इसी के साथ आपको बताना है कि शुक्र ग्रह पर भी क्या करेगा, शुक्र ग्रह पर भी इसरो एक मिशन छोड़ेगा। ठीक है, इसरो एक मिशन छोड़ेगा, इसका भी नाम आपको बताना है। और इसके साथ ही आपको बताना है कि जो चंद्रयान 3 है, इसे शॉर्टकट में C3 लिखा जाता है। ठीक है, क्या लिखा जाता है, चंद्रयान 3 लिखा जाता है इसे। ये जिस पॉइंट पर उतरता है उसका, ठीक है, ये चंद्रमा के कहां पर उतरता है, ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरता है, और ये कारनामा करने वाला ये विश्व का पहला देश बन जाता है। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर उतरता है, जहां आज तक किसी देश ने अपना मिशन लैंड नहीं करा पाया है। ठीक है, और जिस पॉइंट पे उतरता है, जिस बिंदु पर उतरता है, उसका नाम ये क्या रखता है, शिव शक्ति पॉइंट रखता है। ठीक है, शिव शक्ति पॉइंट। इसके पहले जो चंद्रयान आपका फर्स्ट गया था, ठीक है, चंद्रयान फर्स्ट जो गया था वो जहां पर उतरा था उसका नाम क्या था, जवाहर पॉइंट नाम था। ठीक है, चंद्रयान सेकेंड जो था वो फेल्ड हो जाता, सभी लोगों को पता है ना। तो चंद्रयान जो 3 जहां पर उतरता है उसे शिव शक्ति बिंदु बोला जाता है, या पॉइंट लिख लेना, पॉइंट कहा जाता है। चलो लिखो, शुक्र ग्रह पे जो इसरो है हमारा, वो शुक्र ग्रह पे कब तक मिशन छोड़ेगा, 2028 तक छोड़ेगा, और इस मिशन का नाम क्या रखेगा, वीनस ऑर्बिटर मिशन। ठीक है, ये एक कक्षीय मिशन होगा जो कि सूर्य वीनस की कक्षा में चक्कर लगाएगा। ठीक है, इसका नाम होगा VOM, वीनस ऑर्बिटर मिशन। इसे टेस्ट में भी पूछा गया था। और सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो एक मिशन छोड़ता है, इसका नाम आप लोग लिख लेना, इसका नाम था आदित्य L1। ठीक है, क्या नाम था, आदित्य। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या था, आदित्य भी होता है। ठीक है, तो आदित्य L1 मिशन छोड़ता है, कब छोड़ता है, सितंबर 2023 में छोड़ता है। ठीक है, सितंबर 2023 में छोड़ता है। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बाकी इसरो के बारे में तो आप लोग ऑलरेडी पढ़े हो कि इसरो का स्थापना कब होती है, 1969 में होती है। ठीक है, हेडक्वार्टर वगैरह सब बेंगलुरु में है, और इसके जो चीफ वर्तमान समय के हैं इनका नाम लिख लेना। चीफ जो है वो S सोमनाथ है। ठीक है, क्या नाम है इनका, S सोमनाथ वर्तमान समय के इसरो के चीफ है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे भारत की क्या है, ये हमारे भारत की गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी है। जैसे अमेरिका की है, रसिया की है, इसी तरीके से हमारे भारत की भी स्पेस एजेंसी है जिसका नाम क्या है, इसरो नाम है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए आगे अब, चलिए ठीक है। अच्छा, इसके साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि हमारा जो चंद्रयान 3 है ये छोड़ा कब जाता है, 14 जुलाई को छोड़ा जाता है। ठीक है, और पहुंचता कब है, 14 जुलाई को छोड़ा जाता है, और ये पहुंचता कब है, ये पहुंचता है 23 अगस्त को पहुंचता है। ठीक है, तो हमारी भारत सरकार 23 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दिया है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में। ठीक है, 23 अगस्त को क्या मनाया जाएगा, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की हमारी सरकार ने क्या कर दिया, घोषणा कर दिया। ठीक है, नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को। तो इतनी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। यदि आप इसरो के बारे में पढ़ रहे हो तो इतनी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, और बात करते हैं चंद्रयान फर्स्ट की। तो ये कब लॉन्च किया गया था,
2008 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। और सर्वप्रथम इसने ही बताया था कि चंद्रमा पे क्या, चंद्रमा की सतह के नीचे पानी भी उपस्थित है। चलेगा आगे, चलते हैं आगे, ठीक है। एंड ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। मैंने सारी चीजें प्रोवाइड कर दिया है। देखो पॉइंट में जो क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंड पॉइंट में जो क्वेश्चन ऐड किया गया है, इसमें से सारे क्वेश्चन का जवाब हमने दे दिया है, ठीक है। एक क्वेश्चन का जवाब बचा है, क्या चीज की, भारत अपना आईएसएस बनाएगा, ठीक है। भारत अपना क्या करेगा, आईएसएस बनाएगा। कब तक बनाएगा, 2035 तक बनाएगा, ठीक है। कब तक बनाएगा, सन 2035 तक बनाएगा। जैसे चाइना ने बना लिया है, ठीक है, चाइना ने बना लिया है, और बाकी जो यूएसए और 5 देश हैं मिलकर उन्होंने भी बनाया था। इसी तरीके से भारत क्या करेगा, अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाएगा, ठीक है। और बात करते हैं चंद्रयान 4 की, तो 2028 अभी हमने बताया, और इसके लिए आदित्य L1 मिशन, ठीक है। यहाँ पर L मतलब क्या होता है, यदि कोई पढ़ा है तो उसका आंसर दे सकता है। तब तक हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तब तक हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके बारे में बताओ, बताओगे L मतलब क्या होता है। चलो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, आपको पता है कि कॉप मीटिंग होती है, कॉप 15 मीटिंग होती है। कॉप 15 मीटिंग के बारे में कौन पढ़ा है, 2021 में होती है, ठीक है। 2021 में होती है, और इस मीटिंग में दो देश क्या होते हैं, दो देश के नेतृत्व में एक गठबंधन का निर्माण किया जाता है, जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम ISA होता है। क्या होता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस होता है। सभी लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस होता है, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर बनाया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर हमारे भारत में, एकमात्र अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर हमारे भारत में बनाया जाता है। भारत में भी बात करते हैं तो हरियाणा के गुरुग्राम शहर में, ठीक है। कहां पर, गुरुग्राम शहर में बनाया जाता है। इसी तरीके से, ठीक है, जिसका अभी हाल ही में 7वां संस्करण 2024 में कहां पर आयोजित हो रहा है, नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है, ठीक है। नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। कौन सा संस्करण है, 7वां संस्करण। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जिसमें 120 से अधिक देश ने सिग्नेचर कर दिया है कि हम आपके क्या बनेंगे, सदस्य बनेंगे। इसी तरीके से ये तो हो जाती है कॉन्फ्रेंस ऑफ मीटिंग, जो कि बड़ी वाली मीटिंग है। एक मीटिंग होती है सेपरेट मीटिंग, जो कि अभी वर्तमान समय में हुई है और जिसके बारे में मैंने पढ़ाया भी है, ठीक है। ये मीटिंग होती है जैव विविधता की, ठीक है। किसकी होती है, जैव विविधता की मीटिंग होती है। और ये कौन सी मीटिंग होती है, जैव विविधता की मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ मीटिंग। ये 16वें नंबर की होती है, ठीक है। कौन से नंबर की होती है, इसे मैंने पढ़ाया आप लोगों को। कौन से नंबर की होती है, 16वें नंबर की होती है। और कहां पर होती है, दक्षिण अमेरिका का एक देश है जिसका नाम है बताओ, कोलंबिया नाम है, ठीक है। कोलंबिया के कैली नामक शहर में आयोजित होती है। कोलंबिया, कैली एक शहर है, और ये किस देश में स्थित है, कोलंबिया नामक देश में स्थित है। इसी देश में ये मीटिंग आयोजित की जाती है, जिसमें लगभग 200 से अधिक देश क्या करते हैं, इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। 200 से अधिक देश क्या होते हैं, इसमें भाग लेते हैं, ठीक है, इसमें भाग लेते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि पर्यावरण जो नष्ट हो रहा है या पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहा है, इसे रोकना इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है इस मीटिंग का, ठीक है। और यदि अगर इसी तरीके से पर्यावरण नष्ट होता रहेगा, पृथ्वी पर ये पर्यावरण परिवर्तन या जलवायु परिवर्तन होता रहेगा, तो आने वाले टाइम में जो मानव है, मानव नाम की चीज यहाँ से क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो इसी को बचाने के लिए, है ना, पर्यावरण को बचाने के लिए ये सब मीटिंग आयोजित की जाती है, ठीक है। और देखो 20 देश यहाँ पर भाग, कितने देश लिए हैं, 200 देशों ने, ठीक है। लेकिन 20 देश यहाँ पर आगे आते हैं, 20 देश यहाँ पर आगे आते हैं, और ये एक गठबंधन निर्माण करते हैं, जैसे यहाँ पर निर्माण किया गया था ISA का। इसी तरीके से ये एक प्रकृति गठबंधन का निर्माण करती है, नेचर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लिख लेना कितने देशों के द्वारा किया जाता है, 20 देशों के द्वारा किया जाता है, और इसका नाम क्या है, नेचर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर हिंदी में लिख सकते हो प्रकृति गठबंधन, नेचर ऑर्गेनाइजेशन। और ये किस मीटिंग में पूछा जाएगा आपसे, किस मीटिंग में इसका निर्माण किया गया है, स्थापना किया गया है, तो COP 16 नामक मीटिंग में, ठीक है। इतनी चीजें आप लोग लिख लो, और थोड़ा सा इसके साथ फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसके साथ हम थोड़ा सा क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये सारी चीजें आप लोग नोट डाउन कर लो। अच्छा, इसी के साथ आपको बताना है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, बायोडायवर्सिटी डे कब मनाया जाता है, इसके साथ आपको बताना है। तब तक थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो, एंड इसका उद्देश्य अभी हमने बताया कि इसका उद्देश्य क्या है, पर्यावरण के जो भी तेजी से विनाश हो रहा है, ठीक है, ये मानवता को क्या करेगा, विलुप्त कर देगा। इसी को रोकना इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16 नंबर की है, कहां पर होती है, कोलंबिया के कैली नामक शहर में होती है। चलो ठीक है, इसके साथ ही आप लोगों को थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन के जवाब और देना है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है,
और इसी के साथ आपको बताना है कि विश्व में किस स्थान पर सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता कहां पर पाई जाती है? विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता ये कहां पर पाई जाती है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। और बताना है कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 1 नंबर है ये कहां पर आयोजित होती है, ये भी आपको बताना है। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी अगर बता सकते हो तो 28 भी बता दो कहां पर हुई थी, और इसके आगे की मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो बात करते हैं जैव विविधता दिवस की। तो लिख लेना, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को, ठीक है। कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है, लिख लेना 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस, ठीक है। और विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता कहां पर पाई जाती है? अमेजन फॉरेस्ट में पाई जाती है। कहां पर? अमेजन फॉरेस्ट, अमेजन वर्षा वन में पाई जाती है विश्व की सबसे ज्यादा जैव विविधता। जैव विविधता मतलब होता है जीवों की विविधता। और कॉप 1 कब होती है? तो लिख लेना, कॉप जो 1 होती है वो 1995 में होती है, ठीक है। कब होती है? 1995 में होती है। कहां पर होती है? बर्लिन। किस देश की राजधानी है? बर्लिन किस देश की राजधानी है? जर्मनी की राजधानी है, ठीक है। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 नंबर की कहां पर होती है? यूएई शहर में होती है, ठीक है। यूएई देश में होती है, अबू धाबी में होती है, ठीक है। यूनाइटेड अरब अमीरात में आयोजित होती है। ये सारी चीजें आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा चलो ये बताओ, ये जैव विविधता वाली मीटिंग नहीं है, ये बड़ी वाली मीटिंग है जिसमें सभी देश भाग लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद वहां पर तो जीवों की विविधता के लिए चिंतन किया जाता है, और इसमें पूरी पृथ्वी को बचाने के लिए यहाँ पर बातें किया जाता है। इसमें बहुत बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और जो छोटे लोग होते हैं बड़े देश उनको क्या करते हैं, छोटे देशों को पैसा देते हैं, है ना। तो वो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ मीटिंग 28 नंबर की है, ठीक है। और ये अभी नवंबर में फिर से स्टार्ट होने वाली है, COP 29, ठीक है। कहां पर होगी ये आपको बताना है, इसी के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऐड किया है। कहां पर होगी ये मीटिंग? COP 29 की जो मीटिंग है ये कहां पर आयोजित की जाएगी? बोलो। COP 29 मीटिंग मैंने पढ़ाया, ठीक है। कहां पर? अजरबैजान की जो कैपिटल है बाकू शहर में, ठीक है। बाकू ये कहां पर है? अजरबैजान में है, लिख लेना, अजरबैजान में आयोजित की जाएगी। अजरबैजान, आर्मेनिया आपको पता होगा, ये दोनों क्या है, एंड एक बहुत जैसे अभी समय इजराइल और ईरान लड़ रहे हैं ना, इसी तरीके से कुछ समय पहले अजरबैजान और आर्मेनिया लड़ रहे थे, ठीक है। लेकिन अभी हाल ही में ब्रिक्स की मीटिंग होती है ना, हाल ही में ब्रिक्स की मीटिंग होती है, वहां पर दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचते हैं और व्लादिमीर जो पुतिन होते हैं दोनों की दोस्ती करा देते हैं ना। चलिए बात करते हैं हाल ही में अंतर राष्ट्रीय जो सौर गठबंधन है इसकी बैठक नई दिल्ली में हुई है, लिख लेना 7वें संस्करण की बैठक है, ठीक है। कौन से संस्करण की? 7वें संस्करण की बैठक है। और बात करते हैं कॉप मीटिंग किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको बताना है, ठीक है, जिसका नाम मैंने ऑलरेडी पढ़ाया। बताओ, यूनाइटेड नेशन का एक बॉडी है, उसका नाम मैंने पढ़ाया है कि ये जो कॉप नंबर की मीटिंग है सबसे पहले आयोजित कब की गई थी, ये भी बताना है, लिख लेना। सबसे पहले ये जो कॉप नंबर की मीटिंग है इसकी स्थापना कब होती है? अच्छा, बात करते हैं, एक पृथ्वी सम्मेलन होता है, ठीक है। 1992 में क्या होता है? रियो डी जेनेरियो शहर में पृथ्वी सम्मेलन होता है। कब होता है? 1992 में होता है पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है। उसी में इस बॉडी की स्थापना किया जाता है जिसका नाम है UNFCCC, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। पूरा नाम लिख लेना, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाया है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, जो हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, इसी की एक बॉडी है हमारे यूनाइटेड नेशन की, वही क्या करती है, इसे आयोजित करवाती है कॉप नंबर की मीटिंग, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे थोड़ा सा ये सारी चीजें भी आप लोग रिटर्न में नोट डाउन कर लेना, नहीं तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और बात करते हैं आगे, अगला जो क्वेश्चन है ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है भारत की जीडीपी में सबसे अधिक हिस्सेदारी किस राज्य की है, ठीक है, किस राज्य की है। आपको पता है कि जो भारत है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल 28 राज्य हैं, ठीक है, 28 राज्य हैं और 8 क्या है? 8 यूटी है। 8 क्या है? 8 यूटी है। इसके पहले 9 यूटी हुआ करते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या कर दिया गया? अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। और दमन दीव, दादरा नगर हवेली को एक कर दिया गया, ठीक है। तो कुछ को मर्ज किया गया, कुछ को सेपरेट कर दिया है। अब टोटल हमारे कितने यूटी है? 8 यूटी है। 8 यूटी का नाम अगर लिखना चाहो लिख लो, नहीं छोड़ो, सारी चीजें आपको पता ही है। और 28 राज्य है, ठीक है। तो इसमें जो 28 राज्य हैं, सभी राज्यों का क्या है? अपना अपना योगदान है, ठीक है, सभी राज्यों का अपना अपना योगदान है।
और उसके बाद ये क्या करते हैं, सभी राज्य क्या करते हैं, सभी राज्य भारत को भी, मतलब जो भी राज्यों में टैक्स लगता है वो केंद्र का भी लगता है, राज्य का भी लगता है। इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि भारत की जो कुल जीडीपी है, भारत की कुल जीडीपी मतलब इन सब की कुल जीडीपी है ना, बात करते हैं जैसे यूपी के पास जितना पैसा वो भारत ही का तो है, ठीक है। इस तरीके से भारत का जो पैसा है, भारत की जो जीडीपी है, कुल जितना पैसा है, इसमें राज्यों का सबसे ज्यादा योगदान कौन देता है, ये आपको बताना है, ठीक है। एंड आप इसमें थोड़ा सा आंसर गेस लगा के भी कर सकते हो कि भारत की जो एंड पैसे की कैपिटल बोला जाता है वो महाराष्ट्र को बोला जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा अरबपति दुनिया में अगर बात करते हैं अपने भारत में तो महाराष्ट्र में ही है, लगभग 26 अरबपति कहां पर है, 26 अरबपति महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र का ही सबसे ज्यादा योगदान है। लिख लेना, ये लगभग 15% योगदान करता था 2022-23 में, लेकिन अब ये कितना कर रहा है, लगभग 13.8% योगदान है, ठीक है। लगभग 35 लाख करोड़ रुपए इसका योगदान है, ठीक है, भारत की जीडीपी में 35 लाख करोड़, ठीक है। 35 लाख करोड़ कितना होता है आपको पता ही है। भारत का जो बजट है, भारत का जो बजट है 2024 का, 24-25 का जो बजट है कितना है, भारत का 2024 और 25 जो फिजिकल ईयर है, इसमें जो भारत का बजट है कितना है, 48,20,000 करोड़, ठीक है। ऑलमोस्ट मान सकते हो 48 लाख करोड़ बजट है, ठीक है। तो इसमें से पूरे भारत को चलाने के लिए महाराष्ट्र को कुछ पैसे चाहिए नहीं, महाराष्ट्र एक साल का बजट भारत का ऐसे ही थाम सकता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र सबसे ज्यादा क्या करता है, योगदान करता है भारत के बजट में, इसे आप लोग लिख लेना, ठीक है। और बात करते हैं भारत के बजट की, तो भारत का बजट 2024-25 में कितना है, 48 लाख करोड़ है, जिसमें सबसे ज्यादा पैसा किसको दिया गया है, डिफेंस को दिया गया, ठीक है। किसे दिया गया है, डिफेंस को दिया गया है, और कितना पैसा दिया गया है, लगभग 6.2 लाख करोड़ रुपए दिया गया है डिफेंस या रक्षा क्षेत्र को दिया गया है। 6.2 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं केवल और केवल रक्षा क्षेत्र को, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे हमारी जो डिफेंस है, डिफेंस के लिए क्या करती है हमारा जो भारत है, बहुत सारे हथियार इंपोर्ट करता है ना। और बात करते हैं दूसरे नंबर की, तो लिख लेना दूसरे नंबर का जो स्टेट है वो यहाँ पर दिया ही नहीं गया है, जिसका नाम क्या है, तमिलनाडु है, ठीक है। दूसरे नंबर की अगर बात करते हैं, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दूसरे नंबर का किसका है, तो तमिलनाडु का है, ठीक है। आगे हमने क्या किया है, लिस्ट ही पूरी लगाया है। और गुजरात का बोलते हैं तो गुजरात लगभग 8% क्या करता है, योगदान करता है, ठीक है। 8% योगदान, लगभग 25-25 लाख करोड़ रुपए का गुजरात का भी योगदान है, ठीक है। इसी के साथ थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, ये रही भारत की जीडीपी। अच्छा, बात करते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा जीडीपी किसकी है, तो लिखो दुनिया में जो जीडीपी है सबसे ज्यादा वो यूएसए की है, ठीक है। यूएसए जो देश है इसकी जीडीपी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर की बात करते हैं तो कौन है दूसरे नंबर का, तो दूसरे नंबर का चीन है, ठीक है। चीन जो है दूसरे नंबर की जीडीपी चीन की है। तीसरे की बात करते हैं तो एक देश है चिन्नुसा, जापान नाम है, ठीक है। ये क्यों आगे है, क्योंकि ये खुद की सेना ही नहीं रखता, ठीक है। इसे सेना पे खर्चा ही नहीं करना पड़ता, 6 लाख करोड़ रुपए इसके ऐसे ही बच जाते हैं केवल, है ना, हथियार खरीदने के। बाकी सेना के जो भी पेंशन वगैरह देने, ये सबसे बच जाता है, ठीक है। भारत का ऑलमोस्ट लगभग 2-3 लाख रुपए तो सेना के सैलरी वगैरह देने में खर्चा हो जाते हैं, पैसे, है ना, पेंशन देने में। और बात करते हैं चौथे नंबर का, तो चौथे नंबर का जर्मनी देश है। जर्मनी देश की जो जीडीपी है, टॉप 5 जीडीपी वाली कंट्री, जीडीपी वाली कंट्री। अब इसमें से आप लोग बताओगे कि जीडीपी क्या होती है, या फिर जीडीपी आप लोग कैसे अनुमान लगाते हो। 5वें नंबर का हमारा पहले क्या था, पहले यूके था, लेकिन अब हमारा कौन है, भारत है। किसे पछाड़कर 5वीं इकोनॉमी बना है, तो यूके को पछाड़कर। यूके कौन सा देश है, यूके ब्रिटेन है, ठीक है, जो सबको लूट के ले गए थे, है ना। तो 5वें नंबर की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है वो इंडिया की है, और इंडिया 5वें नंबर को किसको पछाड़ के बना है, तो यूके या ब्रिटेन को पछाड़ के बना है, ठीक है। और बात करते हैं जीडीपी का मतलब क्या होता है, तो आपको पता है कि जो भारत है, भारत की बाउंड्री तो सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। भारत की बाउंड्री, यहाँ पर हम अच्छे से ज्यादा मैप नहीं बना पाएंगे, तो भारत की बाउंड्री तो सभी लोग जानते हो, ठीक है, कि ये भारत की स्थल सीमा है। ये भारत की क्या है, स्थल सीमा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हर एक देश के, अगर वो देश समुद्र के किनारे है तो लगभग 200 नॉटिकल माइल तक, ठीक है, 200 समुद्री जो मील दूरी होती है, इतना तक उस देश का क्या होता है, ऑफिशियली कब्जा होता है, ठीक है। इतना 200 नॉटिकल मील तक क्या होता है, इस देश में, इस देश के मतलब जो भी मछली वगैरह जो भी पारित किया जाएगा वो इस देश का ही रहेगा, ठीक है, उस देश की जीडीपी में काउंट होगा। तो 200 नॉटिकल मील, ये समुद्री जो नॉटिकल मील होती है, ये समुद्री दूरी नापने का क्या होता है, पैमाना होता है। जैसे हम लोग इधर नापते हैं स्थल में तो किलोमीटर में नापते हैं ना, तो 200 नॉटिकल मील तक ये एक यूनाइटेड नेशन का एग्रीमेंट है कि सभी देश की यदि जिसकी भी बाउंड्री समुद्र से लगती है तो 200 नॉटिकल माइल तक उसका क्या होता है, ऑफिशियली कब्जा होता है। इसके बाद इंटरनेशनल बाउंड्री चालू हो जाती है, फिर इसमें कोई भी देश आए जाए वो आपको इन्फॉर्म नहीं करेगा।
और लेकिन इसके अंदर अगर आता है तो आपके देश में क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा कि फलाने देश की शिप आपके इसमें आ रही है, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी पैसा कमाया जाएगा, जो भी मछली बेचा जाएगा, पकड़ा जाएगा, वो सब किसके जीडीपी में काउंट होगा, वो भारत की जीडीपी में काउंट होगा, ठीक है। तो भारत की जितनी भी समुद्री सीमा हो या स्थल सीमा हो, उसके अंदर उत्पादित किया जो भी प्रोडक्ट है, उसकी मार्केट में जो वैल्यू होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। भारत की जीडीपी विश्व की 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर अमेरिका के पास टोटल 1522 लाख करोड़ है, चीन के पास 1000 लाख करोड़ है। चीन को टाइम नहीं लगेगा अमेरिका को पछाड़ने में, ठीक है। और भारत 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसी के साथ थोड़ा सा आगे। तो इसके साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इंडोनेशिया और भारत के बारे में। कुछ समय पहले आपने पढ़ा कि इंडोनेशिया के बगल एक देश स्थित है ऊपर, जिसका नाम सिंगापुर है, ठीक है। सिंगापुर के साथ भारत अभी हाल ही में एक एक्सरसाइज करता है, इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में एक एक्सरसाइज होती है, जो कि 31वां संस्करण है इसका, ठीक है। कौन सा संस्करण है, 31वें नंबर की है, जिसका नाम क्या है, सिम्बेक्स नाम है, ठीक है। और ये भारत के कहां पर आयोजित की जाती है, विशाखापट्टनम में, ठीक है। विशाखापट्टनम में ये एक्सरसाइज आयोजित की जाती है, ठीक है। और इसी के साथ भारत क्या करता है, इसके नीचे एक देश स्थित है जिसका नाम इंडोनेशिया है, इसके साथ भी एक एक्सरसाइज आयोजित करता है, इसका नाम आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो देखो शिव शक्ति तो ये कोई एक्सरसाइज नहीं है, ये भी हमने आपको पढ़ा कि इसरो जिस जगह पर चंद्रयान 3 को लैंड कराता है उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रख देता है, ठीक है। और यहाँ पर वरुण लिखा है, कुछ समय पहले आपको पता है कि भूमध्य सागर में इंडियन नेवी और फ्रांस की नेवी, ठीक है, इंडिया और फ्रांस की जो नेवी है, ठीक है, ये क्या करती है, भूमध्य सागर में एक्सरसाइज करती है, जिसका नाम वरुण होता है, ठीक है। इसी के साथ शक्ति भी इसी के साथ होती है, गरुड़ भी होता है। यहाँ पर एक एक्सरसाइज लिखी है जिसका नाम है गरुड़ शक्ति। देखो गरुड़ केवल तो अगर बात करते हैं तो गरुड़ केवल ये इंडिया एंड फ्रांस के बीच में आयोजित होती है, ठीक है, किसके बीच में, इंडिया एंड फ्रांस के बीच में। लेकिन अगर यहाँ पर गरुड़ शक्ति लग जाए तो ये इंडिया और किसके बीच में आयोजित होती है, इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में, ठीक है, इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में आयोजित होती है, ठीक है, लिख लेना। और ये इसका कौन सा संस्करण है, ये इसका 9वां संस्करण है, ठीक है। कौन सा संस्करण है, 9वां संस्करण है, और ये 1 से 12 नवंबर के बीच में आयोजित की जाएगी, ठीक है। और थोड़ा सा बात करते हैं इंडोनेशिया के बारे में, और बात कर लेते हैं, ठीक है। तो लिख लेना, जो भी चीजें हैं लिख लेना, सारी चीजें, फिर इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। समुद्र शक्ति लिख लेना, ये भी भारत और इंडिया के साथ होती है, लेकिन अभी हाल ही में जो हुई है वो कौन सी है, वो गरुड़ शक्ति है, ठीक है। समुद्र शक्ति जो होती है वो भी इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में होती है। इंडोनेशिया देश के बारे में लिखो, इंडोनेशिया जिसकी कैपिटल क्या है, जिसकी कैपिटल है जकार्ता, ठीक है, जो कि लगभग 10 से 15 सालों में डूबने वाली है, ठीक है। क्या है, जकार्ता इसकी कैपिटल है। और बात करते हैं यहाँ के जो नए प्रेसिडेंट अभी हाल ही में बनते हैं, इनका भी नाम लिख लेना। नए जो प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति बनते हैं, नए जो राष्ट्रपति बनते हैं इनका नाम लिख लेना, प्रबोवो लिखो, इनका नाम प्रोबोवो सुबियांतो, ठीक है। प्रोबोवो अजीब नाम है, प्रोबोवो सुबियांतो इनका क्या है, नाम है। और हाल ही में ये इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बनते हैं। ये वही इंडोनेशिया है जो क्या करता है, G20 की बैठक 2022 में आयोजित करवाता है, ठीक है। G20 की बैठक 2022 में करवाता है। और बात करते हैं इंडोनेशिया, ये एशिया का ये पूरे विश्व का एकमात्र देश है जिसके पास सबसे ज्यादा लगभग 20,000 से भी ज्यादा द्वीप इसके पास है, ठीक है। अगर बात करते हैं तो 20,000 लगभग विश्व में सबसे ज्यादा किसके पास द्वीप है, तो 20,000 से भी ज्यादा द्वीप किसके पास है, इस इंडोनेशिया की बात कर, इंडोनेशिया के पास में है, ठीक है। जिसमें से जावा द्वीप हो जाता है, जावा द्वीप हो जाता है, और उसके बाद कुछ बड़े द्वीपों से मिलकर खुद इंडोनेशिया बनता है, ठीक है। जकार्ता डूबने वाला है कुछ समय में, इसलिए इसने अपनी कैपिटल नूसंतारा, ठीक है, यहाँ पर ट्रांसफर करने की क्या बोल दिया है, बोल दिया कि हम अपनी कैपिटल को क्या करेंगे, वहां पर ये बनवा भी रहा है, और लगभग 2-4 सालों में क्या करेगा, अपनी कैपिटल को नूसंतारा में ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। और ये इंडोनेशिया किस चीजों का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है, तो ये भारत को पाम ऑयल, ठीक है, भारत को क्या करता है, पाम ऑयल सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। इंडोनेशिया हमको क्या एक्सपोर्ट करता है, पाम ऑयल सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज का क्या नाम है, गरुड़ शक्ति नाम है। बाकी एक्सरसाइज को हम सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाते रहते हैं।
चलो बात करते हैं इसके बारे में। तो अभी हमने बताया कि प्रबोवो सुबियांतो यहाँ के क्या बनते हैं, नए राष्ट्रपति बनते हैं, ठीक है। और इंडोनेशिया और सिंगापुर के बीच में कौन सी जल संधि है ये आपको बताना है, ठीक है। ये रहा सिंगापुर और यहाँ से इंडोनेशिया से स्टार्ट होता है, ठीक है। और यहाँ के बीच में पतला सा रास्ता है, ठीक है, इसे आपको बताना है। इधर क्या है, इधर आपका बे ऑफ बंगाल है और इधर साउथ चाइना सी क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसी के बीच में जो पतला रास्ता है इसको आपको बताना है, लिख लेना। इसे हम लोग मलक्का जल संधि बोलते हैं, ठीक है। ये किसके बीच में है, देखो ये है सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच में। अगर सागर पूछे तो ये किसके बीच में है, ये हिंद महासागर और दक्षिणी चीन सागर या फिर बंगाल की खाड़ी बोल सकते हो। तो बंगाल की खाड़ी नहीं, हिंद महासागर, हिंद महासागर और किसके बीच में है, हिंद महासागर और दक्षिणी चीन सागर के बीच में है, दक्षिणी चीन सागर के बीच में ये जल संधि स्थित है, जिसका नाम क्या है, मलक्का जल संधि है, ठीक है। क्या नाम है, मलक्का जल संधि। कई बार एग्जाम में पूछी गई है। सबसे ज्यादा द्वीप किसके पास है, अभी हमने बताया इंडोनेशिया के पास सबसे ज्यादा द्वीप है, इंडोनेशिया के पास विश्व में सबसे ज्यादा द्वीप है। इसी के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको पता है कि जो जनगणना होती है वो कितने अंतराल के बीच में होती है, जनगणना कितने अंतराल के बीच में होती है, जनगणना का जो अंतराल होता है वो 10 साल होता है। कितना होता है, जनगणना का जो अंतराल होता है, टाइम ही पूछा गया आपसे, कितना होता है, 10 ईयर होता है। और आपको पता है कि लास्ट टाइम हमारी जो जनगणना हुई थी 2011 में हुई थी। इसके अकॉर्डिंग 10 ईयर अगर आप ऐड करोगे तो 2021 होना था, ठीक है। लेकिन आपको पता है 2019-20 से कोरोना नामक एक महामारी पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है, ठीक है। और उसी का सरकार एक्सक्यूज पा जाती है, ठीक है, बहाना पा जाती है। कोरोना समाप्त होने के बाद भी ये जनगणना ये लोग नहीं कराते हैं। बोले थे कि ऑनलाइन या फिर क्या करेंगे, हम डिजिटली कराएंगे जनगणना को, लेकिन स्टार्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ये लोग शुरू नहीं करते जनगणना। और आपको बताना कि जो जनगणना है ये किस मंत्रालय का कार्य है, मतलब जनगणना कराने का कार्य किस मंत्रालय के पास है, ठीक है। मंत्रालय आपको बताना है किस जो कौन सा मंत्रालय है जो कि जनगणना कराता है, ठीक है। और लेकिन ये 2021 में ना होगा, ये होगी अब कब होगी, 2025 में होगी, ठीक है। कब होगी, 2025, एक महीने बाद जनगणना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये कौन सा मंत्रालय कराएगा ये आपको बताना है। और इसी के साथ आपको बताना है कि पहली बार जनगणना भारत में कब होती है, पहली बार जनगणना कब होती है, ठीक है। लिख लेना 1872 लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, ठीक है। किसके कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ये जनगणना कराई जाती है, 1872 में कराई जाती है, ठीक है। लेकिन अगर पूछे जाए स्वतंत्र भारत की तो स्वतंत्र भारत की जो जनगणना होती है वो होती है 1951 में होती है, ठीक है। लेकिन इसी के साथ आपको बताना है मंत्रालय काफी इंपॉर्टेंट है, लिख लो। जो गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय भारत में जनगणना कराने का कार्य करता है, ठीक है। कौन है इस समय के गृह मंत्रालय मंत्री, कौन है, अमित शाह जी, ठीक है। कौन है, अमित शाह का काम है जनगणना कराना, ठीक है। लेकिन वो छुट्टी नहीं है चुनाव से, है ना। तो आपको बताना है कितने अंतराल में कराई जाती है जनगणना, तो ये 10 वर्षों में कराई जाती है जनगणना, ठीक है। कितने वर्षों में, 10 वर्षों में कराई जाती है जनगणना। और पहली बार कब कराई गई थी, 1872 में। अगर पूछा जाए वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड मेयो उस समय के वायसराय थे, ठीक है। उन्हीं के कार्यकाल में जनगणना स्टार्ट होती है। लेकिन इसके पूरे विश्व में अगर पूछी जाए तो 1800 करीब इंग्लैंड में होती है, ठीक है। और ये जो जनगणना है वो 10 साल के अंतराल में होती है। देखो 2025 में तो ये स्टार्ट हो जाएगी और लगभग 1 साल बाद फिर क्या होगा, परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा, जो कि भारत के प्रत्येक क्षेत्र जो है वहां पर क्या करेगा, सीटों का वितरण करेगा, ठीक है। जो कि आपको पॉलिटी में पढ़ाया जाएगा, अभी नहीं समझ में आएगा। चलो बात करते हैं भारत में जनगणना की शुरुआत कब होती है, तो 1872, राइट, लिख लेना 1872 में, अभी हमने बताया। और जातिगत जनगणना ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग कॉपी में नोट डाउन करके लिख लो कि जातिगत जनगणना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य, दूसरा राज्य, दूसरा तक याद कर लो बस, ठीक है। लेकिन जातिगत जनगणना शुरू करने वाला जो पहला राज्य है उसका नाम है बिहार, ठीक है। क्या है, बिहार। और जो दूसरा राज्य है, यहाँ पर बी नहीं लिखा है, बिहार केवल, ठीक है। और जो दूसरा राज्य है इसका नाम लिख लो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ये दूसरा राज्य बनता है जो क्या करता है, जातिगत जनगणना शुरू करता है, ठीक है। दोनों का नाम काफी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। जातिगत जनगणना क्या है, इस जनगणना के बाद, इस सेंसस के बाद क्या बताया जाएगा कि ओबीसी की संख्या कितनी है, एससी की संख्या कितनी है, एसटी की संख्या कितनी है, ठीक है। इससे ये लोग क्या करेंगे, अपना अपना वोट बैंक को पहचानेंगे, ठीक है। और फोकस करेंगे कि किसके ऊपर, किसके पास ज्यादा जाना है, ठीक है, योजना लेकर, ठीक है ना। चलो बात करते हैं इसी के साथ भारत क्या करता है। भारत अभी हाल ही में
स्वर्ण भंडार में, ठीक है, अपने जो स्वर्ण है वो इंपोर्ट करता है, ठीक है, जहां पर रखा है वो इंपोर्ट करता है। और इसी के साथ भारत का जो स्वर्ण भंडार है अब तक के सबसे हाईएस्ट पीक पर पहुंच जाता है। आपको बताना कितना है, ठीक है। और बात करते हैं सबसे ज्यादा स्वर्ण भंडार की, कौन सा देश सबसे ज्यादा स्वर्ण भंडार रखता है, ये सभी को पता है, ठीक है, यूएसए के पास है। और यही रीजन है कि उसकी जो करेंसी है वो वर्ल्ड में क्या कर रही है, राज कर रही है, ठीक है। आपके पास ज्यादा एसेट है तो आप ज्यादा पावरफुल हो जाओगे, ठीक है। और इसी के साथ लिखो भारत देखो, भारत के पास टोटली 854 मीट्रिक जो टन है, इतना भंडार भारत में तो नहीं है, लेकिन भारत में लगभग 500 प्लस के करीब मीट्रिक टन जो भंडार है आरबीआई खुद रखती है। बाकी जो 300 बचता है ये कहां पर रखती है, 300 जो प्लस मीट्रिक टन सोना है ये इंग्लैंड के सेंट्रल बैंक में रखती है भारत, ठीक है। और लेकिन पूरा भंडार नहीं है, 500 प्लस मीट्रिक टन के भंडार हमारी आरबीआई रखती है, ठीक है। लेकिन काउंट तो करेगी ना, क्योंकि ये भी तो भारत का ही है, ठीक है। तो लिख लेना, अब तक के सबसे हाईएस्ट पीक पर पहुंचा है 854.73 मीट्रिक टन, ठीक है। जिसके अनुसार भारत विश्व का लगभग 9वां सबसे बड़ा देश है जो क्या करता है, देखो इतना ज्यादा सोना होने के बावजूद भी इंडिया कौन से नंबर का है, विश्व का लगभग 9वां सबसे बड़ा सोना रखने वाला देश है, ठीक है। पहला कौन है आपको पता है, लिख लेना, पहला जो है वो यूएसए है, दूसरा कौन है, दूसरा चाइना है, ठीक है, कौन है, दूसरा चाइना है, फिर जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ये सारे देश है, ठीक है। पहला दूसरा याद कर लो और भारत का क्रम याद कर लो, बीच वाली मत याद करो क्योंकि सारे पूछे नहीं जाएंगे। सबसे ज्यादा सोने का भंडार कौन रखता है, यूएसए, और भारत के पास वर्तमान समय में 854 टन, ठीक है, जिसमें से 510 टन भारत की आरबीआई रखती है और जो 300 टन बच जाता है 324 टन ये कहां पर रखा गया है, एंड ये रखा गया है इंग्लैंड की बैंक में, ठीक है। चलिए आगे, आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। और हाल ही में आरबीआई क्या करती है, एंड इसे मंगवाती है, ठीक है, 102 टन क्या करती है, इंग्लैंड से मंगवाती है, ठीक है। तो ये कुछ डाटा है जो कि गलत पिक्चर लग गया है, ओल्ड पिक्चर लग गया, ठीक है। जो लेटेस्ट था वो हमने आपको बता ही दिया है। और आज की जो क्लास है वो यहीं तक है, ठीक है। 6 क्वेश्चन हमने ऐड किया था क्योंकि क्लास काफी लॉन्ग हो जाती है, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन ऐड नहीं किया। और यदि क्लास आपको पसंद आती है अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और आगे की जो क्लास है हम लोग कल कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।